हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सही करा आवाज थोड़ी और। इधर देखो, देख। तुम्हारा टॉपिक, अरे शांत हो जाओ। टॉपिक का नाम है मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम। इधर सुनो, देखो। मैं यदि आज आपसे कहूं कि यार आज अपनी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, तो आप कहोगे सिंपल कि सर हम जो तैयारी कर रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था है। हर जिला होता है, जिले में एक कलेक्टर होता है, फिर एक एसडीएम होता है, फिर एक तहसीलदार होता है, एक बीडीओ होता है, एक पुलिस अधिकारी होता है। अच्छा, ये आज कैसे बनाए जाते थे? आपको सर पेपर, आरएस का पेपर होगा, पेपर में जो पास करेगा उसको बना दिया जाएगा। राजाओं के टाइम में व्यवस्था कैसी थी? इधर सुनना, देखो। राजाओं के टाइम में ये होता था कि एक राज्य है, एक राज्य में एक भाई तो बनता था राजा। क्या बनता? और बाकी भाई बनते उसके सामंत। बाकी भाई क्या बनते? इसका मतलब राजा अपने भाइयों को सामंत बनाता है और ये सामंत प्रशासनिक व्यवस्था संभालते थे। राजा भाइयों को सामंत बनाता है, इसका मतलब व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित है। किस पर आधारित है? सामंत के बाद अगला सामंत कौन बनेगा? उसका बेटा बनेगा। इसका मतलब व्यवस्था वंशानुगत है। व्यवस्था कैसी है? क्या रिलेशन है इनके बीच में? तो कहा बराबरी का। राजा और सामंतों के बीच में ऊंच नीच का कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन कैसा है? बराबरी। ये रिलेशन ऐसा है जैसे एक टेंट होता है, शादी वाला जो टेंट होता है, उस टेंट में एक पिलर बीच में होता है, 4 पिलर साइड में होते हैं। लगे तो सारे बराबर ही होते हैं। ये थोड़ी कि एक पिलर ऊपर लगा और बाकी पिलर नीचे लगे हुए, सारे बराबर होते हैं। इसका मतलब ये साइड वाले पिलर तो है सामंत और बीच वाला पिलर क्या है? राजा के अंदर हुआ करता था। हालांकि जब अपने राजाओं ने मुगलों के साथ में संधि की तो मनसबदारी आई, और मनसबदारी में यह था कि 5000 का मनसबदार, 4000 का मनसबदार। अब इसमें तो ऊंच नीचे। जो मनसबदारी व्यवस्था है उसके अंदर तो हायरार्की है, पद सोपान। क्या है? पद सोपान। एक ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो हम कहते हैं मनसबदारी के कारण ये थोड़ा बहुत ढांचा मुगलों के दरबार में जाते तब पद सोपान जैसा हो जाता था, लेकिन जैसे अपने राज्य में आते वापस ये ढांचा कैसा होता? कैसा होता था? टेंट। जेम्स टोड कहता है हमारे यूरोप में राजा और जो सामंत होते थे इनके बीच में जो रिलेशन, वो रिलेशन ऐसा था जैसे स्वामी और सेवक होते हैं। कौन होते? स्वामी और। पर हमारे यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। हमारे तो क्या था? बंधुत्व। क्या था? बंधुत्व। तो कोई प्रशासनिक व्यवस्था बोलते, सिंपल सी बात बतानी है कि एक राज्य में एक राजा होता था, बाकी भाइयों को जमीन मिलती थी, उन भाइयों को क्या बोलते थे? सामंत। तो व्यवस्था किस पर आधारित होगी? बंधुत्व है। सामंत के बाद उसी का बेटा सामंत बनता था, इसलिए व्यवस्था कैसी होगी? वंशानुगत। व्यवस्था टेंट के समान थी, जिसमें राजा बीच वाला पिलर है और साइड वाले जो पिलर है वो कौन होते थे? सामंत। हालांकि जब मनसबदारी में गए तब इनके अंदर भी हायरार्की, पद सोपान आया था, लेकिन फिर भी मूल ढांचा कैसा था? जेम्स टोड कहता है यूरोप में राजा और सामंत के बीच में जो रिलेशन थे वो कैसे थे? स्वामी और सेवक के थे। आगे बात समझ? तो सिंपल ये बात आपने, सामंती व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था। छोटे भाइयों को जमीन मिलती थी, छोटे भाइयों को जमीन दी जाती थी, उनका वंशानुगत अधिकार होता था, बंधुत्व पर आधारित थी। मुगलों की मनसबदारी के कारण थोड़ा सा प्रभावित हुआ था, लेकिन मूल ढांचा फिर भी कैसा बना रहा था? टेंट के जैसा। सिंपल बात, और कुछ ही बात नहीं। और क्या चीज है? अब दूसरी बात है। पहली बात तो ये कि भाई राजा और सामंतों की व्यवस्था में सीधा सा बताना कि एक भाई राजा होता है, बाकी भाई क्या होते हैं? तो उसके सामंत। भाई सामंत बनते, इसलिए व्यवस्था कैसी? बंधुत्व है। सामंत के बाद सामंत का बेटा ही सामंत बनता, तो कैसी व्यवस्था होगी? वंशानुगत। किसके समान थी? टेंट। मनसबदारी की वजह से क्या आया था? पद सोपान। लेकिन फिर भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा था? टेंट। और जेम्स टोड कहता है यूरोप में व्यवस्था कैसी थी? स्वामी। लेकिन हमारी यहां पर बंधुत्व की थी। हमारी कैसी थी? अब क्या काम क्या होते हैं राजा और सामंत के? काम क्या होते हैं? तो यह था कि राजा और सामंत के बीच में जो भी रिलेशन है वो अधिकार और कर्तव्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? राइट्स और ड्यूटी। राजा के प्रति सामंत के कुछ कर्तव्य हैं, सामंत वो कर्तव्य निभाएंगे, और सामंतों को कुछ क्या दिए जाएंगे? अधिकार। सामंतों को अधिकार मिले, या इससे भी अच्छा शब्द मैं बताऊं, ये व्यवस्था सम्मान और कर्तव्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? रेस्पेक्ट और ड्यूटी।
सामंत क्या निभाएंगे? ड्यूटी। राजा उनको क्या दे देगा? रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट तो ड्यूटी पर आधारित थे। अब राजा के प्रति सामंत क्या क्या ड्यूटी निभाते हैं? तो दो काम थे कि भाई ये एक राज्य है, इसमें एक भाई राजा है और बाकी भाई क्या उसके सामंत। अभी सामंत को कहा गया कि तू मुझे टैक्स दे, तो मुझे क्या दे? यहां से जितना भी टैक्स आता है ये ला के मेरे पास दे दे, एक हिस्सा तू अपने पास रख लेना, तेरा खर्चा निकल जाएगा, बाकी मेरे पास आ जाएगा। राजा को सामंत टैक्स जमा कराते, तो सबसे बड़ा टैक्स कौन सा होता? भू राजस्व। कौन सा होता? उस भू राजस्व को कहा करते थे रेख। भू राजस्व क्या बोलते? राजा द्वारा, सॉरी, सामंतों द्वारा राजा के पास में जो भी भू राजस्व जमा करवाया जाता, उस भू राजस्व क्या बोलते थे? ये रेख दो प्रकार की होती थी। एक तो हुआ करती, इसमें लिखे हुए दो पहले लिखा हुआ रेख कि राजा सामंतों द्वारा राजा को जो भू राजस्व जमा करवाया जाता उसको क्या बोलते? रेख। ये रेख दो प्रकार की होती, एक होती पट्टा रेख, एक होती भर्तू रेख। कौन कौन सी? देख, जमीन का पट्टा होता अपने पास, तो वैसे ही सामंतों को जब जमीन मिलती तो उनको क्या मिलता? पट्टा। तो पट्टे में लिख के देते, इस सामंत को ये जमीन दी जा रही है, इस जमीन का पट्टा दिया जा रहा है, यहां से हमें 1500 रुपए रेख मिलेगी। कितनी रेख मिलेगी? तो राजा ने लिख के दे दिया, भाई ये जो मैं जमीन दे रहा हूं यहां से रेख कितनी आनी चाहिए? 15। पट्टे में जितनी लिखी है वो तो कौन सी होगी? पट्टा। लेकिन ये हमेशा एस्टिमेटेड होता था, भाई 1500 मिल जाएंगे, पर जरूरी थोड़ी 1500 मिले। अकाल पड़ गया 700 ही आए, अकाल नहीं पड़ा, थोड़ी बरसात कम हुई, साल 1500 नहीं आए, 1400 ही आए। तो जितनी वो जमा करवाता था वो होती थी भर्तू। क्या होती थी? जो पट्टे में लिखी होती वो तो पट्टा रेख, जो जमा करवाता वो क्या होती? भर्तू रेख। इसका मतलब पट्टा रेख तो होती है एस्टिमेटेड, अनुमानित, और भर्तू रेख होती है वास्तविक। तो जो वास्तविक होती है उसको तो क्या बोलते? भर्तू रेख। और दूसरे को क्या बोलते? राजा द्वारा, सामंत द्वारा राजा को जो भू राजस्व जमा करवाया जाता क्या कहलाता है? रेख। जो पट्टे में लिखा होता था वो पट्टा रेख। ये तो कैसा हो गया? अनुमानित, अंदाजा लगा दिया। जितना वास्तव में जमा करवाया जाता, भरता है, जितनी भरता है वो क्या हो जाएगी? भर्तू रेख। और ये क्या होती थी? वास्तविक। और क्या काम करना है? युद्ध के टाइम में एक काम होता था कि युद्ध के टाइम में प्रत्येक सामंत अपनी सेना लेकर राजा की सेवा करने के लिए जाया करता था। पर मान लो युद्ध नहीं है तो युद्ध नहीं होगा तो भी सामंत को साल में एक बार तो पक्का राजधानी में राजा के पास अपनी सेना सहित जाना पड़ेगा। राजा कोई भी सेवा करवा लेगा आपसे, उस सेवा को बोलते चाकरी। क्या बोलते? शांति काल में सामंतों द्वारा राजाओं को जो सेवाएं प्रदान की जाती उनको क्या बोलते? जैसे कोई सामंत गया और राजा ने कहा कि भाई ठीक है, इस बार दशहरे पे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का पुतला कहां से आएगा, तू जाने, तेरा काम जाने, दशहरे का पूरा प्रबंध तेरे पास है। और कोई सामंत गया, उसका भाई इस बार आखा तीज का त्यौहार कैसे मनाएंगे राजधानी के अंदर, तू जाने, तेरा काम जाने। और कोई सामंत गया कि वो फलाना किला बन रहा है, अब वो किले का अगला 1 महीने का हिसाब तू रख, कहां से सीमेंट लानी, कहां से बजरी लानी, कहां से क्या करना। कोई सामंत और गया, उसका भाई इस बार राजकुमारी की शादी करेंगे, अब शादी की पूरी व्यवस्था तू संभाल ले। कोई सामंत गया कि जब राजमाता तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, इनके साथ में तू जा। इस प्रकार सामंतों से अलग अलग काम करवाए जाते, उसको क्या बोलते? सामंत राजा को टैक्स देते हैं वो तो रेख, और सामंत राजा को सेवा देते हैं उसको क्या बोलते? आगे बात, युद्ध के टाइम में सेना लेके जाओ और युद्ध के टाइम में नहीं है तो क्या दो? चाकरी। जब भी कोई नया सामंत बनता वो राजा को टैक्स देता। नया सामंत बनता और राजा क्या देता? टैक्स। उत्तराधिकार शुल्क क्या बोलते? सक्सेशन फी। मैं उत्तराधिकारी, मैं सामंत है, उसके बाद अगला सामंत बना है, उसका उत्तराधिकारी बना है तो राजा को टैक्स देते, उसको क्या बोला करते? उत्तराधिकार शुल्क बोलते, सक्सेशन फी बोलते। मेवाड़ में इसको बोलते थे कैद खालसा, तलवार बंधाई और नजराना। क्या क्या बोलते? कैद खालसा। 2 प्रकार की जमीन होती थी, एक वह जमीन जो राजा के पास में होती इसको तो बोलते खालसा, एक वह जमीन जो राजा के, सामंत के पास होती उसको बोलते जागीर या बोलते ठिकाना। जागीर या ठिकाना। जागीर वाले को उत्तराधिकार शुल्क देना पड़ेगा, जो भी जागीर में नया जागीरदार बनेगा, सामंत बनेगा, वो क्या देगा? उत्तराधिकार शुल्क। यदि उत्तराधिकार शुल्क नहीं देगा तो इसकी जागीर जारी रहेगी या जब्त कर ली जाएगी? जब्त करके राजा अपने पास ले लेगा, राजा अपने पास ले लेगा तो ये जमीन भी क्या हो जाएगी? खालसा। तो यदि तो उत्तराधिकार शुल्क देगा तो ठीक, नहीं देगा तो जमीन खालसा में कैद है। किस में कैद है? तो इसलिए क्या बोलते? कैद खाल। अब यदि तू टैक्स दे देगा तो हम तेरे तलवार बांध देंगे, यदि तू हमें टैक्स दे देगा तो हम तेरे क्या बांध देंगे? तलवार बांध देगा। मतलब तू हमारा सामंत है, तो टैक्स का नाम क्या पड़ गया? तलवार। नजराने का मतलब होता है गिफ्ट। नजराने का मतलब क्या होता है? तू नया सामंत बना है तो तू हमें गिफ्ट दे। तो 3 नाम हो गए। क्या क्या नाम हो गए? कैद खालसा, तलवार बंधाई। किसको बोलते हैं? उत्तराधिकार शुल्क। कौन किसको देता है? नया सामंत जब भी बनता तब किसको देता है? राजा। मारवाड़ में इसी को बोलते थे हुक्मनामा या पेशकशी। क्या बोलते थे? मारवाड़ में तो क्या क्या बोलते?
कैद खालसा, मारवाड़ में तो हुक्मनामा और पेशकशी, और मेवाड़ में कैद खालसा तलवार बंधाई नजराना। क्या क्या बोलते? कैद खालसा तलवार। जैसलमेर में लगता ही नहीं था, जैसलमेर में सामंत इस प्रकार का कोई भी कर देते। एक नजराना, एक तो नजराना तलवार बंधाई को मेवाड़ वाले क्या बोलते? नजराना। वैसे नजराना का मतलब गिफ्ट होता था। राजा के बड़े बेटे की शादी होगी, उस समय सारे सामंत उसको गिफ्ट ले जाके देंगे। बड़े बेटे की भी पहली शादी, राजकुमार है 5-7 ब्याह करेगा, लेकिन पहली जो शादी होगी वो बड़ी शादी करते, धूमधाम से करते। इसका रीजन था कि जो पहली शादी होगी वो जो रानी आएगी उसका बेटा राजा बनेगा। इसलिए पहली शादी बड़ी धूमधाम से की जाती, खर्चा ज्यादा लगेगा, तो सारे के सारे सामंत और राजा को क्या जमा करवाए? टैक्स। इस बात को यूं समझ लीजिए कि आपकी शादी में आपके चाचा जी बांध डाल के जाते हैं। आपके चाचा जी अभी भी तो पैसे दे ही रहे हैं, तो बस वो ऐसे है। सामंत राजा के भाई तो हैं, तो सामंत के भतीजे का ब्याह हो रहा है, राजकुमार का ब्याह हो रहा है, तो बड़े बेटे की पहली शादी पर जो टैक्स दिया जाए उसको क्या बोलते हैं? नजराना। लड़कियों की शादी पे जो टैक्स होता है उसको बोलते न्योत कर। क्या बोलते? राजकुमारियां जितनी होती सबकी शादी पे बाद में ली जाती, क्योंकि पहली बात तो राजकुमार लड़कियां होती कम थी, और होती भी ज्यादा भी होती तो अपने यहाँ कन्यादान देना अच्छा ही मानते थे, तो न्योत कर। तो राजकुमार की शादी पे जो टैक्स लगे वो तो कौन सा? और राजकुमारी की शादी पे जो लगे कौन सा है? न्योत। युद्ध के टाइम में राजा को अधिक धन की आवश्यकता है, कम धन की? अधिक धन। तो युद्ध के टाइम में जो टैक्स लगता है उसको बोलते गनीम बराड। क्या बोलते? गनीम का मतलब युद्ध, बराड का मतलब टैक्स। युद्ध कर जो होता है उसको क्या बोलते? गनीम बराड। सामंत राजा को जो टैक्स देगा उसको क्या बोलेंगे? रेख। क्या बोलेंगे? रेख। जो पट्टे में लिखा है ये अंदाजा है या वास्तविक है? अंदाजा। और जितना भर के आएगा ये कैसा हो जाएगा? वास्तविक। सामंत राजा को सेवा देंगे उसको चाकरी। क्या बोलेंगे? चाकरी। नया सामंत राजा को टैक्स देगा उत्तराधिकार शुल्क। मेवाड़ में क्या बोलते हैं? कैद खालसा तलवार बंधाई नजराना। मारवाड़ में क्या क्या बोलते हैं? हुक्मनामा और पेशकशी। और जैसलमेर के अंदर ये लगता नहीं। अच्छा, चाकरी जो होती थी ना, चाकरी, चाकरी के बदले में राजा कोई भी पैसे नहीं देता, लेकिन जैसलमेर में सामंतों को पैसे मिलते थे। जैसलमेर में सामंत उत्तराधिकार तो देते नहीं थे, और चाकरी दे क्या देता? तब राजा कहते तूला। मतलब इसका मतलब जैसलमेर में सामंतों की स्थिति थोड़ी ठीक है। इसका कारण भी है कि सामंतों के पास में टैक्स का कोई साधन ही नहीं था, तो सामंत राजा कहते तेरे पास है वही दे हमें, हम कहां से लेके आए? तो जैसलमेर में चाकरी के बदले सामंतों को धन मिलता था, और कहीं पे धन नहीं मिलता। जैसलमेर में सामंत उत्तराधिकार शुल्क जमा नहीं करवा। बड़े बेटे की पहली शादी पे जो टैक्स लगे वो तो कौन सा? नजराना। राजकुमारियों की शादी पे न्योत कर, और युद्ध के टाइम में लगे। राजा और सामंतों के संबंध कैसे थे? बंधुत्व है। सामंत के बाद सामंत का बेटा बनेगा। व्यवस्था कैसी थी? टेंट के समान। मुगलों के कारण पद सोपान। और यूरोप में कैसी व्यवस्था थी? स्वामी व सेवक। सामंत राजा को टैक्स देते हैं वो कौन सा है? रेख। पट्टे में जो लिखा है जमा करवाया जाता है। जो सेवाएं दी जाती है, चाकरी के बदले में धन कहां मिलता था? जैसलमेर। नया सामंत राजा को जो देता, मेवाड़ में क्या क्या बोलते? कैद खालसा। मारवाड़ में क्या बोलते? हुक्मनामा। और जैसलमेर में लगता बड़े राजकुमार के, राजकुमारियों के, और युद्ध के टाइम में गनीम, गनीम बराड। अब दो चीज हमने पढ़ा, सम्मान और कर्तव्य। सामंत राजा के प्रति क्या निभा रहे हैं? कर्तव्य। तो अब राजा उनको क्या देगा? सम्मान। 3 याद करने अपने को। एक पढ़ना ताजीम, दूसरा इसके अंदर आपका बां पसाव, और तीसरा है हाथ कुरब। सिंपल से है और कुछ ही नहीं, मैं बता देता हूं। देखो क्या क्या नाम बताओ। देखिए, ताजीम, बां पसाव और हाथ। सामंत जब दरबार में आया, राजा उसके स्वागत में खड़ा हो जाएगा, ये ताजीम। सामंत जब दरबार में आएगा तो राजा उसके स्वागत में क्या हो जाएगा? खड़ा। ये क्या है? अब ये हर किसी को नहीं मिलेगी। ऐसे सामंत जो किसी युद्ध में लड़ते हुए मारे गए हो, तब राजा कहता है भाई इसके आज के बाद बेटे पोते पड़पोते जब भी आएंगे तो इनके स्वागत में मेरे बेटे पोते पड़पोते जो भी होंगे खड़े होंगे। तो ये क्यों, कौन सी होगी? इस बात को यूं समझ लीजिए कि यदि भारत में कोई परमवीर चक्र विजेता प्रधानमंत्री के सामने जाए तो प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाएंगे। और इसी बात है यार, इतना बड़ा जनरल आपका है तो आप खड़े हो जाओ। यदि केवल आने पे खड़ा हो तो एकेवड़ी ताजीम, आने जाने दोनों पे खड़ा हो तो दोवड़ी ताजीम। केवल आने पे खड़ा हो तब तो एकेवड़ी, और आने जाने दोनों पे खड़े हो तो दोवड़ी। कौन सी ताजीम? मुझे याद है जोधपुर में एक राजा हुआ था विजय सिंह। कौन राजा था? और विजय सिंह के टाइम में विजय सिंह की हालत खराब हो रही, उसकी मराठों से लड़ाइयां चले। तुंगा पाटन वाले युद्धों में पढ़ते, तो उधर आपके उसकी लड़ाइयां चल रही। तो उसके पास एक सामंत आया
और सामंत ने आगे, उसके पास पैसे नहीं थे विजय सिंह के पास, तो उसने आगे कहा, सामंत ने कहा पैसे मैं दे दूंगा, जितने चाहिए उतने पैसे दे दूंगा, आप मुझे ताजीम दे दो। क्या दे दो? कि मैं आऊं तब आप खड़े हो जाया करो। उसने कहा नहीं, ताजीम सर कटाने से मिलती है, पैसों से नहीं मिलती। तो इस बार युद्ध में लड़ता हुआ मारा जा, तेरे बाद में तेरी जीती पीढ़ियां आएगी, उनको मेरी जीती पीढ़ियां आएगी, वो खड़ी होगी। उसने कहा ये तो नहीं होता, भाग यहां से, ताजीम में सर कटाने पे मिलती, केवल आने पे खड़ा हो तब तो, आने जाने दोनों पे हो। अगला कौन सा है? इसमें राजा खड़ा नहीं होता, राजा अपनी जगह बैठा रहता, सामंत आता, राजा के पास में आता, अपनी तलवार निकालता और राजा के घुटनों पर रख देता, राजा उसके कंधे पे हाथ मारता, शाबाश, वहां पसार दिया करता, इसलिए क्या बोलते हैं? तीसरे में सामंत आता, राजा के घुटनों के तलवार टच करता, राजा अपना हाथ निकालता, कंधा थपथपाता, फिर उसको अपने दिल के लगा लेता कि पल पल दिल के पास तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में। इसको क्या बोलते? राजा खड़ा हो जाए तब तो ताजीम, आने पे खड़ा हो तो एक उड़ी, आने जाने पे हो तो दो। राजा कंधे थपथपा दे, कंधे थपथपा के हाथ के लगा ले। इसका कहने का उसका मतलब होता है राजा ये कह रहा है कि ये अपना बंदा है, मेरा आदमी है, अपना खास आदमी है। अभी भी तो अपने कहते हैं कि साहब फलाना मंत्री मुख्यमंत्री जी की खास, सर फलाना मंत्री मुख्यमंत्री खास नहीं है। आज भी दो प्रकार के होते हैं। आज खास और बिना खास कैसे होते हैं कि जो ज्यादा चमचागिरी करे वो खास है और चमचागिरी नहीं करे वो खास है। पहले ये नहीं था, पहले ये था भाई युद्ध में लड़े मरे तो उनको सम्मान दिया जाता, तो सम्मान देने के तरीके थे। तो कौन कौन से? ताजीम, बाढ़ पसाव और हाथ। इसके बाद अब जागीरें कितने प्रकार की होती? जागीरें 4 प्रकार की होती। एक होती सामंत, एक हुआ करती हुकूमत, एक होती भौम और एक होती शासन। कौन कौन सी 4 बताओ देखिए? सिंपल समझ लो, राजा अपने भाई बंधुओं को जो जागीर देता सामंत जागीर, सामंत बनाता उनको, ये कौन सी होगी? सामंत जागीर। पर कई बार राजा अपने अधिकारियों को भी जागीर बांटता। जैसे अधिकारियों कैसे कि राजा का वित्त मंत्री है तो राजा का वित्त मंत्री राजा का भाई तो है नहीं, राजा को पता है कि राजा को पता है अपनी गणित कमजोर है तो भाई की गणित भी कमजोर है, तो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री किसको बनाया जाए? तो किसी सेठ को बनाया। अब उस सेठ को तनख्वाह कैसे देंगे? तो राजा कहता मंत्री को तनख्वाह नहीं दूंगा, जमीन दे दूंगा। प्रशासनिक अधिकारियों को जो जमीन दी जाती है उसको क्या बोलते? भाइयों को दी जाए, अधिकारियों को दी जाए। कोई लड़ता हुआ मारा गया, भूमि के लिए लड़ते हुए मारे गए, उनको बोलते भौमिये हैं। क्या बोलते? शहीदों को जो जागीरें मिलती भौम। मंदिर मस्जिद दरगाह ब्राह्मणों को ऐसी जो मिलती, धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती, शहीदों को मिलती, प्रशासनिक अधिकारियों को, भाइयों को। भाइयों वाली होती वंशानुगत। भाइयों वाली कैसी होती? हुकूमत होती अवंशानुगत। जरूरी थोड़ी सेठ का बेटा वित्त मंत्री बनेगा, जब तक तू तो नौकरी कर रहा है तनख्वाह ले ले, जब नौकरी चढ़ जाएगा हम तनख्वाह नहीं देंगे। भौम वाली दोनों प्रकार की होती, वंशानुगत भी हो सकती, अवंशानुगत भी। कई बार ये देखते किसी बड़े युद्ध में लड़ता हुआ कोई शहीद होता है तो कहते वंशानुगत जागीर दो। कई बार होता है कि नहीं यार ठीक अपनी तरफ से शहीद हो गया और इसके बच्चे छोटे हैं यार, तो कहते 3 पीढ़ी तक तुम ये जागीर रखोगे, 3 पीढ़ी बाद छीन लेंगे, 3 पीढ़ी बाद वापस ले ली जाएगी। तो वंशानुगत भी हो सकती है। शासन जागीर में तो वंशानुगत वाला है ही नहीं, क्योंकि तो मंदिर मस्जिद को दे रहे हैं, पर इस पर टैक्स नहीं लगता था कोई, इसलिए जागीर को बोलते माफी जागीर। क्या बोलते? बाकी सब पे टैक्स लगेगा, लेकिन इस पे किसी प्रकार का टैक्स ही। तो जागीरें कितने प्रकार की? 4। भाइयों को बांटे, कैसी होती थी? वंशानुगत। जो प्रशासनिक अधिकारियों को दे, कैसी होती थी? अवंशानुगत। भौम किसको? शहीदों को, कैसी होती थी? वंशानुगत भी या अवंशानुगत। और मंदिर मस्जिद धार्मिक जो दे, टैक्स नहीं लगता, इसलिए क्या बोलते? माफी। क्या बोलते? माफी। सामंत कितने प्रकार के होते हैं? मेवाड़ में 3 प्रकार के सामंत। कितने प्रकार के सामंत थे? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। कौन कौन से? फर्स्ट ग्रेड में 16, सेकंड ग्रेड में 32, थर्ड ग्रेड में 100, बाकी जीते बचे वो सारे। फर्स्ट ग्रेड में 16, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में जीते बच गए हो तो हम कहते हैं 100 से ज्यादा थे। यूं बोलने को तो मेवाड़ी तो ये कहते हैं 16, 32, 64 थे, कि 16, 32, 64 थे, पर वो तीसरे में 100 से ऊपर ही निकल जाते। पहली श्रेणी में कितने थे? 16। उन 16 को बोला करते उमराव। क्या बोलते? उनमें भी सबसे खास था सलुम्बर। सबसे खास क्या था? अब सलुम्बर वाले के पास क्या क्या था आप सब जानते हो। दूसरे में 32 और तीसरे में 100 से ज्यादा। ये 100 से ज्यादा जो ये है कि एक घेरा है, इसमें बड़े सामंत, छोटे सामंत, फिर एकदम छोटे छोटे। तो जो पीछे बच गए ये 100 से ज्यादा, इनको बोलते गोल के सामंत। क्या बोलते? तो मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी में कितने? उनको क्या बोलते? उमराव। मुखिया कौन था? सलुम्बर का सामंत। दूसरी श्रेणी में कितने? 32। तीसरी श्रेणी में 100 से ज्यादा, उनको क्या बोलते? मारवाड़ में सामंतों की श्रेणियां थी 4। कितनी थी?
नाम बोलो, देखिए राजवी, सिरदार, गिनायत, मुत्सदी। कौन कौन से? जो राजा है उस राजा की 3 पीढ़ी के जो रिश्तेदार है वो तो राजवी, वो तो क्या हो गए? 3 पीढ़ी वाले। 3 पीढ़ी कैसे कि एक राजा है, एक किंग बना, उसके पिताजी वाली पीढ़ी, उसकी खुद की पीढ़ी और उसके बेटे वाली पीढ़ी, ये 3 पीढ़ी है। ये 3 कौन से कहलाएंगे? राजवी। ये ना तो देंगे रेख, ना देंगे चाकरी, ना देंगे उत्तराधिकार शुल्क, कुछ नहीं देंगे। 3 पीढ़ी वाले ना तो देंगे रेख, ना देंगे चाकरी, ना देंगे। अब ये हट गया, ये हट गया, तो अब इसका, अब ये बना हुआ, अब इसका बेटा बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, तो अब इसकी 3 पीढ़ी कौन सी होगी? इसकी 3 पीढ़ी, एक तो ये रहेगी, एक ये वाली रहेगी। अब ये निकल गई बात, अब ये 3 पीढ़ी में नहीं आएगी, अब इनको टैक्स देने हैं, अब ये 3 नहीं देंगे, अगली में ये निकल जाएगी, अब इनको टैक्स देने हैं। तो 3 पीढ़ी के अलावा जो होते वो कौन से होते? सिरदार। कौन से होते? तो राजा की 3 पीढ़ी वाले सामंत राजवी, 3 पीढ़ी के बाद वाले सामंत जिनमें राजा की रिश्तेदारियां हैं, राजा के सासरे वाले, राजा के बेटे के सासरे वाले, राजा की बेटी के सासरे वाले, वो कौन से होते? ऐसे कोई सामंत होते, उन सामंतों को क्या बोलते? गिनायत। आज भी बोलते, गिनायत बोलते हैं। अपने रिश्तेदार जो होते हैं उनको कहते हैं गिनायत है हमारे। और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो कौन से हो गए? राजा की निकट 3 पीढ़ी के सामंत, उनको किसी प्रकार का टैक्स देना 3 पीढ़ी के अलावा, जो रिश्तेदार है वो, और जो प्रशासनिक अधिकारी। तो मेवाड़ में कितने प्रकार के? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, उनको क्या बोलते? गोल के सामंत। मारवाड़ में कितनी? 3 पीढ़ी के, 3 पीढ़ी के अलावा रिश्तेदार, प्रशासनिक अधिकारी। बीकानेर में 3 थे। बीकानेर में कब्जा किसने किया था? बिक्का। बिक्का बिद्दा और कांदल के साथ गया था। पढ़ते हैं तो बिक्का के जो वंशज है वो फर्स्ट ग्रेड, ये जो बिद्दा और कांदल वाले जो बाकी राठौड़ गए थे सेकंड ग्रेड, और इनके जाने से पहले जो वहां कोई बैठे थे वो तो अंडर में लिए, उनका हमने कब्जा किया, तुम ठीक है अब हमें टैक्स देते रहो। तो बिक्का के जो वंशज है वो तो फर्स्ट ग्रेड, बिक्का के अलावा जो बाकी राठौड़ है सेकंड ग्रेड, और जो राठौड़ों से पहले वहां बैठे थे। तो मेवाड़ में कितनी? 3, मारवाड़ में कितनी? 4, बीकानेर में कितनी? 3। फर्स्ट में बिक्का, थर्ड में बिक्का के अलावा, थर्ड में बिक्का से पहले। है बात समझ? इसके बाद में आ गया आपके कोटा। कोटा में सामंत थे 30। कितने थे? 2 श्रेणियां उनकी, देश थी और हजूर थी। कौन कौन से? जो देश में रहते हैं वो देश थी, जो हुजूर के साथ रहते हैं वो हजूर थी। कैसे? जैसे मैं बताऊं कि भाई कोटा तो रियासत ही शाहजहां ने बनाई थी। किसने बनाई थी? शाहजहां। तो इसका मतलब कोटा वाले शाहजहां के मनसबदार है, तो राजा को तो जहां मनसब मिला वहां रहना पड़ेगा। कि भाई कहीं ड्यूटी लगा दी, कंधार भेज दिया, बंगाल रह दिया। तो राजा के साथ में जो सामंत गए, हुजूर के साथ में गए, हजूर थी, जो कोटा में रुक गए देश। तो कोटा में सामंत कितने थे? 30। ज्यादातर हाड़ा चौहान थे। जो कोटा में रहते उनको क्या बोलते? देश थी। जो राजा के साथ बाहर पोस्टिंग होती हजूर थी। जैसलमेर में हर्राज के टाइम में श्रेणियां बनाएगी। किसके टाइम में? राजा ने कहा आपने ज्यादा लफड़ाई नहीं करना, आपने लेफ्ट में बैठेंगे वो डावी, राइट में बैठेंगे वो जीवनी। लेफ्ट वालों को तो क्या बोलते? ये आज भी बोलते हैं अपने गांव। और जो राइट में बैठते हैं उनको, राइट वाले शक्तिशाली होते, लेफ्ट वाले थोड़े कम शक्तिशाली होते। राइट वाले ज्यादा शक्तिशाली होते, लेफ्ट वाले, तो शक्तिशाली सामंतों को राइट में बिठाया जाता, कम शक्तिशाली सामंतों को लेफ्ट में। लेफ्ट वालों को बोलते डावी, राइट वालों को बोलते जीव। अभी भी गांव में लेफ्ट राइट को डाओ जीवनो, और डाव है और जीवनो है। तो जीवना मतलब राइट और लेफ्ट मतलब डावा। जो शक्तिशाली होंगे वो कौन से होंगे? राइट। राइट वाले शक्तिशाली होंगे और लेफ्ट वाले जो है वो शक्तिशाली, वो कम शक्तिशाली, उसमें ज्यादा जोर। इसलिए तो बोलते हैं ये तो बाएं हाथ का खेल है ना। और शक्तिशाली होता है उसके लिए ये उसका राइट हैंड है। बोलते हैं बेटा किसी आ रहे वो उसका राइट हैंड है भाई साहब। तो राइट हैंड शक्तिशाली होगा आदमी, राइट हैंड कोई कमजोर आदमी थोड़ी बनाया जाएगा। इधर शक्तिशाली होंगे इधर शक्तिशाली नहीं। जयपुर में आपके एक वो आमेरवाड़ा पृथ्वीराज था जिसकी रानी बालाबाई है। तो पृथ्वीराज के टाइम में 12 सामंत बनाए गए, इसलिए जयपुर वाली व्यवस्था को बोलते 12 कोठड़ी। क्या बोलते? 12। तो जयपुर के अंदर 12 सामंत थे, इसलिए व्यवस्था कौन सी होगी? 12 कोठड़ी। जैसलमेर के अंदर 2 श्रेणियां थी, एक डावी और एक जीवनी। कोटा के अंदर 2 श्रेणियां थी, देश थी, हजूर थी। बीकानेर में 3 श्रेणियां थी, बिका, बिका के अलावा, बिका से पहले। जोधपुर में 4 थी, राजा के निकट वाले, दूर वाले, रिश्तेदार, प्रशासनिक अधिकारी, मुत्सदी। मेवाड़ में 3 थे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड,
16, 32, 100। उन 100 को क्या बोलते? पहले वाले को बोलते उमराव, उनमें मुख्य सलूम्बर था। तीसरे वाले को बोलते गोल के सामंत। क्या बोलते? ये पढ़ो तो पढ़ लेना। भूमि, भूमि के बदले, सॉरी, बलिदान के बदले कोई भूमि मिलती है, उनको क्या बोलते? भूमि। तो अब सैनिक दो प्रकार के, एक सैनिक तो वो जो शहीद हो गए, उनको जो जमीन मिली हो तो कौन सी होगी? भूमिया। शहीद नहीं हुआ, सेना के अंदर है, वो कहेगा मुझे भी तनख्वाह दो, कहते तनख्वाह नहीं देंगे, तेरे को भी जमीन दे देंगे। उस जमीन को बोलते ग्रासिया। क्या बोलते? गासिया। इसी से गासिया मिल रहे हैं, रोटी इसी से मिल रहे हैं जो आपको जमीन मिली है। तो जो राज्य द्वारा सैनिक सेवा के बदले में जो होती है वो तो ग्रासिय, और जो बलिदान के बदले होती है उनको क्या बोलते? वो। पता पड़ गई बात? ये तो विशेषता तो ये जो अभी तक पड़ी है यही है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। अब अधिकारी कौन कौन होते थे? सबसे बड़ा अधिकारी तो कौन है? सारी व्यवस्था का मुख्य केंद्र कौन होता था? राजा। पर राजा की सहायता करने के लिए कुछ लोग होते, जैसे युवराज ना, युवराज राजा की सहायता करता। जैसे पुरोहित, सामंत, मुख्य मुख्य जो सामंत होते, राजा इनकी सहायता शासन करता था। राजा निरंकुश नहीं होता। राजा पे दो दबाव होते। एक तो राजा पे दबाव होता धर्मशास्त्रों का। किसका? एक नैतिक दबाव, लोग क्या कहेंगे। यह भी तो एक दबाव है कि मैंने कोई गलत काम कर दिया था, लोग मेरे बारे में कितनी गलत बात करेंगे। या उसमें धर्मशास्त्रों का कि यार गीता में ये लिखा हुआ है, उपनिषद में ये लिखा हुआ है, मनुस्मृति में ये है, नारी स्मृति में ये, उनमें वो कानूनी किताब है। स्मृति ग्रंथ जितने भी अपने हैं वो सारी क्या है? कानूनों की किताब है। तो उनके कानूनों को राजा फॉलो करता, या राजा नैतिक मामलों को फॉलो करता कि यार नहीं, लोग मेरे बारे में गलत बात नहीं करने चाहिए। तो राजा कभी भी निरंकुश होता नहीं। राजा सभी व्यवस्था का मुख्य केंद्र है, लेकिन किसकी सहायता शासन करता है? युवराज, पुरोहित और सामंतों। राजा पे किस किस का दबाव है? मॉरल प्रेशर है, और एक उस पर कानून की किताबों का प्रेशर है। राजा के बाद में जो सबसे मुख्य अधिकारी होता वो होता प्रधान। कौन होता? नाम अलग अलग थे। इसी प्रधान मतलब सारे मंत्रियों का जो ध्यान रखता वो कौन था? प्रधान। जैसे आज भी प्रधानमंत्री, आपको पूछे प्रधानमंत्री क्या काम करता है? सभी मंत्रियों का मुखिया वो प्रधानमंत्री है, तो प्रधान जी। कोटा बूंदी में इनको बोलते थे दीवान या फौजदार। कोटा बूंदी में क्या कहते थे? या तो दीवान कहते, या क्या कहा करते थे? फौजदार कहा करते थे। जयपुर में यहां इसी को बोला करते थे मुसाहिब। क्या बोलते? मुसाहिब। बीकानेर और भरतपुर में इसी को बोलते थे मुख्तियार। क्या बोलते थे? तो बीकानेर और भरतपुर में क्या कहते? मुख्तियार। बाकी सब जगह इसको प्रधान जी बोलते। कोटा बूंदी में क्या बोलते? दीवान या फौजदार। जयपुर में क्या कहते? बीकानेर भरतपुर में, बाकी सब जगह प्रधान। फिर एक अधिकारी होता दीवान। तो कई जगह तो प्रधान जी को दीवान जी बोलते थे, कई जगह दीवान जी अलग होते। दीवान जी पैसे टके का काम देखते। निर्मला सीतारमन वो कौन हुआ करते? प्रधान, दीवान। राजनाथ सिंह रक्षा वाले जो मामले देखे, बक्स। अब सबसे बड़ा मामला रक्षा का होता था, क्योंकि राजा पूरा चलता ही सेना पे, तो सेना बड़ा डिपार्टमेंट होता, इसलिए एक आदमी से नहीं संभलेगा, इसलिए एक बना दो नायब बख्शी। क्या है? तो नायब बख्शी क्या काम करेगा? कि तनख्वाह देगा। सेना को तनख्वाह देने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? नायब बख्शी। अब तनख्वाह दे तो वो ये भी तो ध्यान रखे टैक्स कितना है। टैक्स को क्या बोलते हैं? रेख। तो रेख का जो हिसाब रखता है वो कौन हो गया? आगे बात समझ में? सारे मंत्रियों पे कंट्रोल करता है वो प्रधान। इसको कोटा बूंदी में क्या बोलते? दीवान फौजदार। जयपुर में क्या बोलते? मुसाहिब। बीकानेर भरतपुर में क्या कहते? मुख्तियार। बाकी सब जगह प्रधानमंत्री। पैसे टक्के के मामले देखता दीवान। सेना के मामले देखता, सेना को वेतन देता जेडीए। एक प्रकार से कि शहर में जो प्रशासनिक व्यवस्था को देखता था उसको बोलते सिकदार। क्या बोलते? मुगलों में इसी को बोलते थे कोतवाल। मुगलों में इसी को क्या बोला करते थे? कोतवाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू के परदादा गंगाधर नेहरू दिल्ली के कोतवाल थे। दिल्ली के कोतवाल। कोतवाल का मतलब पुलिस। सैया भये कोतवाल, तो डर काएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो कोतवाल पुलिस एक प्रकार से। तो शहर की जो पुलिस हुआ करती उसको क्या बोला करते? अपने सिकदार। क्या बोलते? सिकदार। अगला कौन है? नाम से तो पता चलता है खाने की व्यवस्था करता है। इसको थोड़ा सा और कर लीजिए कि शाही महल में जो कुछ चाहिए, राजा के महल में जो कुछ चाहिए वो भेजने का जो भी काम करेगा वो कौन है? कौन है? खान। भाई राजकुमार ने शाम के टाइम में कहा कि एकदम चिल्ड लेके आओ, तो वो कौन भेजेगा? अब खान साहब। राजकुमारी ने कहा मैं मैगी खाऊंगी, तो कौन भेजेगा? खान साहब। तो बड़े ईमानदार व्यक्ति की पोस्टिंग की जाती। बहुत ईमानदार जो आदमी होता उसकी पोस्टिंग करते, वरना कोई जहर मिला दे तो ये मैंने कभी पहले ही बताया होगा आपको कि भाई राजा की जिंदगी इस मामले में बड़ी खराब होती थी कि राजा अपनी पूरी जिंदगी में कभी गर्म खाना नहीं खा पाता था। कि राजा का खाना आता, राजा खाना आता तो पहले कहता रसोई को बुलाओ, तू खा। रसोईया खाता, फिर देखते आधे घंटे में मरा कि नहीं मरा,
नहीं मरा, तो कहते अब ला मैं खा लेता हूं। तो राजा तो पापड़ा ठंडा ही खाता था, राजा कभी गर्म खाना, और विश्वास किसी पे था ही नहीं, भाई पे विश्वास नहीं था, पता नहीं कौन जहर दे के मार दे। राजतंत्रात्मक ये था, इसलिए जब भी किसी घर पे खाना खाते तब कहते तू मुझे खिला मैं तुझे खिलाऊंगा। ये कोई रेस्पेक्ट नहीं है, ये डाउट है, केवल डाउट था। इसलिए मैं मेरी साइड से तोड़ के खिला रहा हूं, तू तेरी साइड से तोड़ के खिला, मरेंगे दोनों मरेंगे। तो आजकल कहीं पर जाते हैं तब लोग देते हैं, अरे अरे ये तो लेना ही चाहिए। अरे इसका मतलब तू डाउट कर रहा है मेरे पे कि मैं तेरे को जहर दे सकता हूं। ये केवल जहर से बचने के लिए था और इसका कोई मतलब नहीं था। तो खानसामा, तो खानसामा के पद पे यदि कोई ढंग से काम करता तो उसका अगला प्रमोशन दीवान था। प्रमोशन क्या था कि जो खाने पीने के मामले में सही रह जाएगा उसको पैसे टक्के का मामला दो, जो यहां ईमानदारी दिखा देगा उसको वहां भी क्या बनाया जाए, ईमानदार। तो खानसामा शाही आवश्यकताओं की जो पूरी करे। कभी यदि आप पुलिस थाने जाओ, ना जाना पड़े, राम जी महाराज क्यों जाओ, डिप्टी बन के जाओ कभी उधर, आपको पुलिस थाने जाना पड़े और आपको एफआईआर लिखवानी पड़े, तो गांव के थाने में जैसे आप थानेदार कहोगे कि एफआईआर लिखनी है, तो थानेदार साहब कहेंगे मुंशी जी एफआईआर लिखो। जो लिखा पढ़ी का काम करे वो मुंशी है, लिखा पढ़ी काम करे वो कौन है, मुंशी है। तो मुंशी जो कौन होता, जो कूटनीतिक पत्र व्यवहार, कूटनीतिक मतलब राजा, डिप्लोमेटिक, राजा के जो भी लेटर लिखे जाते हैं, राजा यदि राजा को लेटर लिखता उसको बोलते रुक्का, सॉरी राजा सामंतों को लेटर लिखता उसको क्या बोलते, रुक्का। राजा राजा को लेटर लिखता उसको बोलते खरीता। राजा सामंतों को लेटर लिख रहा है तब तो क्या है, रुक्का, और राजा राजा को लेटर लिख रहा है तो खरीता। लिखेगा कौन, मुंशी। कौन लिखेगा, पैसे टक्के के मामले कौन देखेगा, दीवान। सेना के मामले कौन देखेगा, सेना को तनख्वाह कौन देगा, शहर की पुलिस कौन होगी, सिकदार होगी। और जो शाही महल की आवश्यकताओं की पूर्ति, और राजा के लेटर, राजा राजा को भेजे तब तो खरीदा, राजा सामंतों को भेजे तो वकील। भाई एक राज्य, ये राजधानी है, ये ठिकाना है। अब इस ठिकाने का एक आदमी हमेशा राजधानी में रहता था। सामंत की तरफ से एक बंदा जो राजा के पास में रहता उसको क्या बोलते, राजा और सामंत के बीच की जो कड़ी है वो कौन है, तो राजधानी का जो ठिकानों का जो प्रतिनिधि होता है उसको क्या बोलते हैं, वकील। आज भी वकील का क्या काम होता है, जज और आपके बीच में मीडिएटर। तो राजा और सामंत का जो मीडिएटर है वो कौन है, वकील। जो किले की देखभाल करे क्या होता था, किलेदार। ज्योतिष के मामले देखता उसको बोलते नैमितिक। क्या बोलते, ये याद रखना है, 2013 या 16 की किसी प्री में क्वेश्चन था कि नैमितिक कौन होता था। राजा का जो ज्योतिषी होता उसको क्या बोलते थे, नैमितिक बोलते। ऐसे ही प्रतिहारों के टाइम में जो कर्मचारी होते थे सारे, इनको बोलते राजपुरुष। क्या बोलते, राज्य कर्मचारी जो भी प्रतिहारों के टाइम में होते थे उनको क्या बोलते थे, तो कोई पूछे प्रतिहारों के टाइम में राज्य के कर्मचारियों को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, राज। न्याय व्यवस्था सिंपल सा देखो, मैं समझाता हूं इधर। न्याय व्यवस्था में क्या था, न्याय व्यवस्था में यह था कि भाई जो एकदम छोटे मामले हैं वो तो देख लेगी ग्राम पंचायत। कौन देख लेगी, या देख लेगी आपकी जाति की पंचायत। एक ही जाति का मामला है कि भाई तलाक लेना है, एक जाति का मामला है। अब ये तलाक करवाना कि नहीं करवाना, उस जात के पंच बैठो और करवा लो। पर एक गांव में लोग लड़ लिए, ये एक जाति का मामला नहीं, गांव का मामला, तो कौन देख लेगा, ग्राम। यहां यदि मामला ना सुलझे तो कहां जाए, तो दो प्रकार के इलाके हैं। एक इलाका है जागीर, एक इलाका है खालसा। तो खालसा में तो ये मामले जो देखता उसको बोलते हाकिम। क्या बोलते, और जागीर में जो ये मामला देखते उसको बोलते सामंत। क्या बोलते, तो ये ना हाकिम शब्द, जज के लिए मेरा खूब बार हाकिम शब्द सुना हुआ है। दादाजी न्यू पुरानी कहानियां बताते तब कहते हैं, पुरानी क्या अपने टाइम की भी जब कहानियां बताते हैं कि एक बार हम कोर्ट गए, फिर हाकिम ने ये आदेश दिया। हाकिम का मतलब जज, हाकिम का मतलब क्या है, तो खालसा में जो जज होते हैं वो तो हाकिम, जागीर में तो सामंत है, सामंती मामले देख लेगा। यहां भी मामला ना सुलझे तो फिर राजा। फिर कौन है, इसका मतलब राजा के पास बड़े अपराध जाएंगे। ये नहीं कोई चिंदी चोरी का मामला राजा के पास चला गया, राजा के पास या तो बड़ा अपराध या मृत्युदंड। फांसी लटकानी या नहीं लटकानी ये कौन तय करेगा, तो बड़े मामले और मृत्युदंड तो कौन देखेगा, वो जैसे आप मान लो राष्ट्रपति कौन से मामले देखता है, बड़े अपराध। और ये थोड़ी है कि कोई 500 रुपए की चोरी का मामला है आपने दया याचिका लगेगी, साहब ये देखो थोड़ा द्रौपदी मुर्मू जी देख ले इधर थोड़ा तो ठीक रहे, नहीं कर सकते ना। पर फांसी लगानी है किसी को तो राष्ट्रपति के पास, बड़ा अपराध है किसके पास, राष्ट्रपति। और तो छोटे मामले तो कौन देखेगा, ग्राम पंचायत और जातीय पंचायत। जागीर में ये मामले कौन देखेगा, खालसा में कौन देखेगा, और सबसे बड़े मामले मृत्युदंड के मामले राजा। कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था, बस मुकदमा एक बार हो गया, कोई किसी प्रकार का उसका लिखित रिकॉर्ड
नहीं। जो आपके किसके आधार पर न्याय किया जाएगा, तो धर्मशास्त्र। किसके आधार पर? उस समय की आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी यही थी। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, यज्ञवल्क्य में क्या लिखा हुआ, नारद स्मृति में क्या लिखा, उनके आधार पर। सामाजिक स्थिति देखते, ब्राह्मणों को कम दंड मिलेगा, वो सब चीजें भी हुआ करती। मैं कहूं आज आर्थिक स्थिति है, आज ज्यादा पैसे वाला वो बच जाता है, पैसे नहीं है वो बचता नहीं। उस समय सामाजिक स्थिति देख लिया करते कि सामाजिक स्थिति के अनुसार कम या ज्यादा दंड दे दिए जाते थे। जो न्याय था वो जल्दी हो जाता था, तारीख पे तारीख वाला मामला, कागजी डॉक्यूमेंटेशन नहीं था ज्यादा, इसलिए सस्ता था। न्याय शीघ्र भी था, न्याय कैसा था? सस्ता। दंड कैसे थे? तो बहुत सरल थे। तो बड़े दंड नहीं देते अपने राजस्थान में। अपना यूं थे कि मान लो किसी ने मार पीटन कर ली, अब इसको क्या दंड दे कि 2 बोरी चूका कबूतरों को डाल दे, 1 महीने तक गौशाला में आके सेवा करके चला जा। इस प्रकार के दंड दे दिया करते थे अपने यहां पर। इसलिए अपने तो मैगस्थनीजन कह के गए कि भारत में दंड ज्यादा थे ही नहीं। शरण देने का अधिकार होता सामंतों के पास। सामंतों के पास कैसा अधिकार था? और यदि सामंत ने किसी अपराधी को शरण दे दी, फिर उसको दंड नहीं मिलेगा। कुछ सामंतों को शरण देने का अधिकार था, यदि सामंत ने किसी को शरण दे दी उसको दंड। इस बात को आप यूं कर लीजिए, अभी भी अपने देखो कोई गुंडा होता है, कोई अपराधी है और उसको सजा नहीं हो रही, अपने कहते हैं यार इसने तो ये मर्डर कर दिया था फिर भी सजा नहीं हुई, तो कहता है साहब मंत्री जी का हाथ है, सरकार का हाथ है, और सरकार चेंज होती है उस आदमी को पकड़ लेते हैं, कर लेते हैं। सेम शरण देने का अधिकार जिसके पास में, उसको दंड नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़े मामले कौन देखेगा? जागीरों में मामले, खालसा में, छोटे मामले ग्राम पंचायत या जातीय पंचायत। लिखित रिकॉर्ड, न्याय किस आधार पे, क्या देख के, न्याय कैसा है और कैसा है, सस्ता, दंड कैसे है, सामंतों किसका अधिकार, सबको नहीं, कुछ सामंतों को शरण देने का अधिकार है। यदि उसने शरण दे दी तो फिर उस आदमी किसी प्रकार का दंड, ये आपकी न्याय व्यवस्था है। बुरा राजस्व है, मैं समझा देता हूं। भूमि, भूमि 2 प्रकार की होती, एक जिसमें खेती होती है, एक जिसमें पशु चरते हैं। एक तो कृषि भूमि, क्या हो, एक तो कृषि भूमि, दूसरी कौन सी? चरणोता। चरणोता का एक नाम और है गोचर। क्या नाम है? यह सार्वजनिक भूमि है, मतलब कोई भी जाके यहां पर अपने पशु चरा सकता है। सामूहिक भूमि है, किसी एक का अधिकार नहीं है, और राजा कभी भी इस पर कब्जा नहीं करेगा, मतलब राजा इसको खालसा के अंदर नहीं मिला सकता। और वही बात थी जी, मान लो कोई राजा खालसा मिला भी लेता तो लोग मजाक उड़ाते, लोग कहते रहे गाय की जमीन खा गयो, गोचर दबा गया। मैं कहता हूं अभी भी गांव के अंदर जो गोचर पड़ी होती है उस पर कोई भी जल्दी से कब्जा नहीं करता। पर आजकल क्या गांव में कई नागे होते हैं जो गोचर खा जाते हैं, गोचर पे मकान बना गए, गोचर पे खेती करनी शुरू कर ली। क्योंकि वो दबंग टाइप का होता है, या दबंग नहीं तो निशर्मा होता है जी। तो गांव वालों को लगता है कौन करे, नागा आदमी है, इसने तो घाबे उतार दिया, अपने इसकी क्या बराबरी करें। खुदा ना खास्ता कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कि मान लो ऐसा कोई व्यक्ति इसने गोचर पे कब्जा कर रखा, उसके यंग बेटे की डेथ हो गई है ना, उनके भैंस मर गई है ना, उनकी गाड़ी थी, एक्सीडेंट हो गया उसका, गाड़ी टूट गई। फिर गांव वाले दबी जुबान चुपचाप बात करते हैं कि गाय की जमीन खा गए, राम जी देखे। तो आज भी उन चीजों को बुरा मानते, तो राजा तो कैसे कब्जा कर लेता। तो चरणोता को क्या बोलते? गोचर। सार्वजनिक भूमि थी, सामूहिक थी, राजा खालसा। खेती वाली जमीन 2 प्रकार की होती, एक जिसमें पानी लगता है उसको बोलते उन्नाव, या बोलते पीवल। क्या बोलते? पीवल। एक जिसमें पानी नहीं लगता, बारानी, इंग्लिश में बोलते बैरन लैंड। तो बैरन लैंड से हिंदी में बन गया बारानी, जिसमें पानी लगता, पानी पीता है, पीवल। अब मुझे बताओ टैक्स इस पे ज्यादा होगा, किस पे? पानी वाले पे टैक्स ज्यादा, तो इस पे टैक्स ज्यादा होते थे, और इस पे टैक्स कम हुआ करते। तो भूमि कितने प्रकार की? 2 प्रकार। कौन कौन सी? कृषि और चरणोता। कृषि कितने प्रकार की? 2, उन्नाव, पीवल या बारण। जिसमें सिंचाई नहीं होती बारानी, जिसमें सिंचाई होती है उन्नाव या पीवल। चरणोता भूमि कैसी थी? गोचर, पब्लिक लैंड थी, कलेक्टिव हुआ करती थी, राजा इसको खालसा नहीं कर सकता। अब जमीन है किसकी, जमीन पर अधिकार किसका, भूमि पर अधिकार, भूस्वामित्व किसका? तो ये मानते कि थ्योरिटिकल तो ये मानते, सिद्धांततः तो ये माना जाता कि जमीन राजा की है। जमीन किसकी है? इसलिए राजा को बोलते भूपति। राजा क्या कहते?
भू का जो स्वामी है, भूपति है, राजा क्या अपने आप में भूपति, लेकिन वास्तविकता में जमीन किसान की थी। उसका वास्तविक मालिक कौन माना जाता था? जेम्स टोड ने एक बार जयपुर के एक किसान से पूछा कि जो जमीन तेरे पास में जमीन राजा की एक तेरी है? तो उस किसान ने जवाब दिया कि भोम को धनी तो मैं छू, भोग को धनी राजा छे। भोम को धनी मैं छू, भोग को धनी राजा छे। मतलब जमीन तो मेरी है, टैक्स राजा ले सकता है। टैक्स को बोलते भोग। टैक्स को क्या बोलते? राजा को भोग लगाना पड़ेगा। ले टैक्स को क्या बोलते? तो भोग को धनी राजा छे, भोम को धनी मैं छू। राजा मेरे से टैक्स ले सकता है, पर जमीन किसकी है? इसका मतलब सिद्धांत था तो जमीन किसकी है? राजा। नॉर्मली कहने को तो यह था कि भाई सारी जमीन राजा जी की, तो राजा क्या है? भूपति। लेकिन वास्तविकता में जमीन किसकी होती? किसान दो प्रकार के होते, एक को तो बोलते बापीदार, एक को बोलते गैर बापीदार। जिनके बाप के पास जमीन होती बापीदार, जिनके बाप के पास जमीन नहीं होती भाई, जिनकी खुद की जमीन है बापीदार, जिनकी खुद की जमीन नहीं है, जो दूसरों की जमीन में खेती करते हैं सिक्मी, या क्या बोलते हैं इनको? सिक्मी। बापीदार जो होते इनकी खुद की जमीन है तो इनको जमीन का पट्टा मिलता, उस पट्टे को बोलते दाखिला। क्या बोलते? मेरे को दाखिल होने का अधिकार है, मैं इस भूमि में दाखिल हो सकता हूं, मेरे को इसके पूरे अधिकार मिले हो, तो ये मेरे पास दाखिल है। तो एक बापीदार किसान को पट्टा मिलता, उस पट्टे को क्या बोलते थे? और गैर बापीदार किसान को क्या बोलते? सिक्मी। क्या बोलते? सिक्मी। बापीदार किसान खेत में कुआं खुदवा सकता है, लकड़ियां तोड़ सकता है, लेकिन गैर बापीदार को ऐसा कोई भी अधिकार, सीधी सी बात है, जमीन अपनी दूसरा कोई कैसे कर लेगा? हमने उसको खेती करने के लिए दी है, उसको बाकी कोई भी अधिकार नहीं। जमीन पे जब टैक्स लेते तो तीन बातों का ध्यान रखते। एक तो भूमि की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, एक फसल का बाजार भाव, और एक किसान की जाति। किन किन बातों का ध्यान रखते? भूमि की उत्पादकता, फसल का बाजार भाव और किसान की। दो प्रकार के खेत है। मेरे पास एक जमीन है जिसमें 1 बीघा में 2 क्विंटल फसल होती है, एक मेरे भाई के पास जमीन है उसमें 1 बीघा में 4 क्विंटल फसल होती है। इसका मतलब उसकी जमीन ज्यादा उत्पादक है कि मेरी ज्यादा है? उसकी उत्पादक ज्यादा है, फर्टिलिटी ज्यादा है वहां पर, इसलिए उससे टैक्स ज्यादा लो, मेरे से टैक्स क्या लो? कम। मेरे पास जमीन है जिसके अंदर होता है बाजरा, मेरे पास भाई के पास जमीन है इसमें होता है गन्ना, गन्ने की रेट ज्यादा है बाजरे की, भाई से रेट ज्यादा लो, तो फसल का बाजार भाव भी देखेंगे, भूमि की उत्पादकता, किसान की जातियां देखते हैं। जैसे राजपूत और ब्राह्मण किसानों पे बाकियों की अपेक्षा कम टैक्स था। कारण मेरा पहले भी आपको बताया, कभी ब्राह्मण तो धार्मिक स्थिति की वजह से, राजपूत सैनिक सेवा की वजह से कम कर ले, पर अलवर के राजा जय सिंह ने राजपूत और ब्राह्मणों पर 40% टैक्स एक साथ बढ़ा दिए थे, इसलिए निमूषण हत्याकांड हुआ था। पढ़ा था आपने? सिंपल याद रखना, किन किन 3 बातों का याद रखते? कौन कौन सी? उत्पादकता, फसल का बाजार भाव और किसान की। टैक्स लेने का तरीका क्या था? टैक्स लेने का तरीका यह है कि या तो पूरा जो टैक्स है उसका अंदाजे के आधार पर ले लेते, लाटा कुंता मेरा समझाया हुआ, कुंता अंदाजा लगाते, अंदाजा लगा के लेते, उसको क्या बोलते? लाटा कुंता। या कई बार ये करते कि पूरे गांव का टैक्स एक साथ बता दिया जाता, जैसे महालवाड़ी, पूरे गांव का टैक्स बता दिया, अब चौधरी जाने गांव का, चौधरी का काम करने कहां से कितना लेके आना है, उसको बोलते मुकाता। क्या बोलते? कई बार टैक्स नाप के लेते, जितनी जिसकी जमीन उतना टैक्स देते, उसको बोलते डोरी, डोरी से नाप लिए इसलिए क्या बोलते हैं? डोरी। कई बार ये कहते जितना बीज दिया है, राजा बीज देता खेत में कि जितना हमने बीज दिया उतना ही टैक्स वापस दे दो, इसको बोलते घुघरी। क्या बोलते? यदि अंदाजे के आधार पर टैक्स लिया जाए लाटा कुंता, पूरे गांव का एक साथ लिया जाए, नाप के लिया जाए और बीज दिया उतना लिया जाए, क्या बोलते? घुघरी। एक ये मान लो अपना राजस्थान, ये यूपी और ये बिहार। राजस्थान का एक बंदा यहां पे जाके अपना सामान बेच रहा है, यूपी में जाके सामान बेच रहा है, तो यहां पर उस पर एक टैक्स लगेगा, उसको बोलेंगे डांड। क्या बोलेंगे? डांड। यदि उसने यूपी में नहीं बेचा और उसने बिहार में जाके बेचा, तो बिहार में तो उस पर क्या लगेगा? डांड। पर यूपी वाले भी कहेंगे तू हमें टैक्स दे, इस टैक्स को बोलते सायर। क्या बोलते? एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचने पे टैक्स लगता है, वो तो कौन सा है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच वाले जो टैक्स लेंगे वो कौन सा है? अपने जैसलमेर का सबसे बड़ा इनकम शायरी थी,
कि इधर आगरा से सिंध की तरफ जो भी व्यापार होगा जैसलमेर के अंदर से होके जाएगा, इसलिए जैसलमेर वाले उस पर क्या लेंगे, पारगमन शुल्क। हम तुम्हारा माल पार करवा रहे हैं, इसके बदले में टैक्स दो, इसलिए क्या बोलते हैं, शायद। यदि कोई सींग वाले पशु को खरीदेगा या बेचेगा, सींग वाले पशु को खरीदेगा या बेचेगा, टैक्स लेंगे, कौन सा था, सींग। यदि कोई जमीन को खरीदेगा या बेचेगा, रजिस्ट्री, अभी भी रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री। भूमि के क्रय विक्रय पे टैक्स, जाजम। पशुओं के क्रय विक्रय पे टैक्स, वस्तुओं के क्रय विक्रय पे टैक्स, और यदि दान ना देके पार करवाया जाए, कौन सा था, साय। टैक्स लेते टाइम यदि पूरे अंदाजे के आधार पे ले लिया जाए, पूरे गांव का एक साथ हो, नाप के लिया जाए, बीज के आधार पे, तीन चीजों का ध्यान रखते हैं, कौन कौन सी, फसल की उत्पादकता, भूमि की उत्पादकता, फसल का बाजार भाव, और किसान की जाति। का किसान कितने प्रकार के, जिनके पास खुद की जमीन है, खुद की जमीन नहीं है, बापीदारों को पट्टा देते उसको दाखिला बोलते। भूमि स्वामी, तो सिद्धांत में भूमि किसकी, वास्तव में किसान राजा को टैक्स देता है, टैक्स को क्या बोलते, क्या बोलते, भोग। तो भौम तो किसकी, किसान की, भोग किसका, राजा का हुआ करता था। भूमि कितने प्रकार की, दो, कौन कौन सी, चरणों क्या होती थी, गोचर कैसी भूमि है, पब्लिक कैसी भूमि है, कलेक्टिव। राजा खालसा। कृषि भूमि कितने प्रकार की, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, इसमें सिंचाई होती है, जिसमें सिंचाई नहीं होती, टैक्स ज्यादा किस पे होगा, वो नाव प्यूवल पे होगा। तो वापस यही पढ़ा अपन। बड़े मामले किसके पास होंगे, मृत्युदंड के मामले, जागीर में मामले कौन देखेगा, खालसा में कौन देखेगा, छोटे मामले कौन देखेगा, ग्राम पंचायत या जाति पर। लिखित रिकॉर्ड किसके आधार पर, न्याय, क्या देख के, सामाजिक स्थिति, न्याय कैसा है, दंड कैसे है, सामंतों को क्या अधिकार है, और शरण दे दी तो उसको दंड नहीं दिया जाए किसी प्रकार का। राजा का सबसे बड़ा अधिकारी कौन, सॉरी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन, राजा। राजा की सहायता कौन करेंगे, सारे मंत्रियों को जो संभालेगा, कोटा बूंदी में, जयपुर में, बीकानेर भरतपुर में, बाकी सब जगह। पैसे टक्के के मामले, सेना वाले मामले, सेना को वेतन, शहर की पुलिस, राजा को शाही कौन था, खानसाम, राजा के लेटर, राजा को लिखे तो खरीदा, राजा सामंतों को लिखे तो। और राजधानी में जो सामंत का बंदा रहता है, किले की देखभाल करे, राजा का ज्योतिषी, प्रतिहारों के राज्य के अधिकारी क्या होते थे, राजपुरुष हुआ करते थे। अच्छा, इधर आपके भूमि के बदले में जो सैनिक सेवा के बदले में भूमि मिलती, वो तो सामंत शहीद हो जाए तो पृथ्वीराज के टाइम में 12 टुकड़ों में बांट दी। कैसी व्यवस्था थी, 12 कोट। अच्छा, जैसलमेर में 2 प्रकार के थे, लेफ्ट में बैठते डावी, राइट में बैठते जीवनी। शक्तिशाली कौन होते, जीवनी वाले शक्तिशाली होते। कोटा में कितने सामंत थे, 30, जो देश में रहेंगे, जो हुजूर के साथ जाएंगे। बीकानेर में कितने प्रकार के थे, बीका वाले फर्स्ट ग्रेड, बीका के अलावा, बीका से पहले। मारवाड़ में कितने थे, राजा के निकट 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी के अलावा जो रिश्तेदार है, जो प्रशासनिक अधिकारी है। मेवाड़ में कितने प्रकार के, फर्स्ट ग्रेड में, उनको क्या बोलते, मुखिया कौन था, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, और उनको क्या बोलते, गोल के। राजा के भाई बंधुओं की जागीर, सामंती प्रशासनिक अधिकारियों की, और आपके जो सैनिकों शहीदों को, और धार्मिक अनुदान। सामंत जागीर कैसी होती, वंशानुगत। हुकूमत कैसी होती, भौम कैसी होती, और शासन पे टैक्स नहीं लगता तो कैसी होती थी, माफी जागीर हुआ करती। राजा सामंत दरबार में आएगा, राजा खड़ा हो जाएगा, केवल आने पे खड़ा हो, आने जाने पे खड़ा हो, दौबड़ी। राजा उसके कंधे थपथपा दे, कंधे थपथपा के क्या बोलते थे, हाथ। युद्ध के टाइम में टैक्स लिया जाता, गनीम बराड। क्या होता, राजकुमारियों की शादी पे न्योता, न्योता देते हैं, न्योता तो न्योत कर। और राजकुमार की शादी पे उत्तराधिकार शुल्क जो होता, उसको मेवाड़ में क्या क्या बोलते, कैद खालसा, तलवार बंधाई, नजराना। मारवाड़ में हुक्मनामा और पेशकशी। कहाँ नहीं लगता था, और जो सेवा करते उसको चाकरी में धन कहाँ मिलता था। सामंत राजा को टैक्स जमा करवाते, जो पट्टे में लिखा होता, जो जमा करवा के आते। ये राजा और सामंतों के संबंध किस पर आधारित थे, सम्मान और कर्तव्य। राजा सामंतों भूमि बांटता, इसलिए व्यवस्था कैसी है, बंधुत्व। सामंत का बेटा सामंत बनेगा, व्यवस्था किसके समान,
बीच का पिलर तो कौन है? राजा। साइड के पिलर कौन है? मनसबदारी के कारण क्या आ गया था, लेकिन मूल व्यवस्था कैसी रही? और जम्प स्टोर्ड गदा व्यवस्था कैसी? पहले बढ़ गई, सिंपल सी बात।